नमस्कार दर्शकों, कानून की बात कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि कानून का निर्माण जनहित की सुरक्षा और उन्हें न्याय प्रदान करने के लिए किया गया है। कभी कभी समाज में शांति स्थापित करने के लिए बहुत सारे कानूनों में बदलाव किए जाते हैं। तो आज हम जानेंगे उन कानूनों के बारे में जिन्हें 1 जुलाई से लागू किया जा रहा है। और हमें अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित है एडवोकेट मिथिलेश कुमार ठाकुर जी। मिथिलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। और मैं इसे जनसेवा के रूप में देखता हूं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम में आप लोग वकीलों को बुलाते हैं ताकि जनता को जानकारी मिले कानून के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश जी। तो हमारे दर्शकों को सबसे पहले बताइए कि 1 जुलाई से जो कानून लागू होने जा रहे हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए, ये जो 1 जुलाई 2024 से जो लागू होने जा रहा है वो 3 कानून है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये जो तीनों कानून है उस कानून को अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था और उस कानून के नाम थे ये इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड और एविडेंस एक्ट, जो अब ये तीनों नाम बदलकर जो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बनाया गया है। जी, तो जैसे कि आपने बताया कि कानूनों में बदलाव किया गया है, तो हम जानना चाहेंगे कि इसे न्यू कानून, नया कानून या फिर न्यू लॉ क्यों कहा जाता जी, है? देखिए, ये जो हम पहले अंग्रेजों के गुलाम थे जी, उन्होंने ही अपने समय में ये कानून बनाया था। अच्छा। और मैं आपको बताऊं कि ये जो आईपीसी है वो 1860 ईस्वी में बना था और सीआरपीसी है 1908 में बना था और साक्ष्य अधिनियम है वो 1872 में बना था। तो अंग्रेजों के ज़माने का कानून था। तो उस समय जो अंग्रेज कानून ने बनाया था हम भारतीयों को दबा के रखने के लिए, अच्छा, ताकि ताकि उसका शासन जो है वो सुरक्षित रहे। लेकिन अब तो अंग्रेज यहाँ नहीं है, अब तो हमारा देश, हमारा कानून है। तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने सोचा कि क्यों न इस गुलामी की जो पहचान है उसको दूर किया जाए। और इसी संकल्प को पूरा करते हुए उन्होंने इस तीनों कानूनों के नाम में बदलाव किया और फिर इसके काम में भी बदलाव किया। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि ये तीनों ही क्रिमिनल लॉज है, तो क्या अब इसके बदलाव से जनता को कौन कौन से लाभ पहुंचेंगे? जी हाँ, देखिए, ये जो कानून पहले के कानून है उसके द्वारा होता था क्या कि जो न्यायालय में है वो देरी होता है। अच्छा, वो तारीख पे तारीख चलते हैं। कुछ इसमें क्या होता है कि कानून के संचालन के लिए इसके 3 पिलर हैं। एक पिलर पुलिस है, दूसरा न्यायालय है और तीसरा जो है या तो जिसको बोलिए आपकी कंप्लेंट जो वादी है, दूसरा प्रतिवादी है जो केस करता है, जिसके विरुद्ध केस किया जाता है। तो इसमें जो ये 4 पिलर है, ये 4 पिलर यदि सही से रहेंगे तभी ये केस का जो डिसीजन है वो सही से और शीघ्र होगा। और ये 4 पिलर जो अब तक हैं, ये 4 पिलर में कोई समंजन नहीं था, ये अलग हैं वो अलग हैं। आज जो नया कानून बन रहा है उसमें प्रयास किया गया है कि ये चारों पिलर है ये अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहें। अच्छा, ताकि न्याय जल्दी मिले। क्योंकि कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस बरीड। यदि देरी से न्याय मिलता है तो उसका कोई मतलब नहीं है। यदि आपको खाना 12 बजे के बदले 3 बजे मिले तो खाने का कोई मतलब नहीं है। जी, जस्ट यही बात है। जी, जैसे कि आपने बताया कि इसमें न्याय जो है जल्दी प्राप्त होगा। बहुत सारे केस में ऐसा देखा गया है कि जो है न्याय मिलने में काफ़ी वक्त लग जाता है। तो इस कानून के तहत ऐसे कौन कौन से प्रावधान रखे गए हैं? जी, अभी देखिए, अभी क्या होता है कि जब कोई केस होता है तो उस केस का इन्वेस्टिगेशन होता है पुलिस के द्वारा। जी, पुलिस उसको इन्वेस्टिगेशन करती है कि किसने क्या किया। तो वो जो सबूत है, प्रमाण है, वो प्रमाण को इकट्ठा करने में पुलिस अपना दिमाग लगाता है। तो अब क्या हुआ कि पुलिस के पास पहले, जैसे मान लीजिए कहीं पर खून खराब हो गया, अच्छा, और उस खून को कलेक्ट करना है। होता है क्या है केस में कि ये खून किसका है
इसकी भी जानकारी रखनी पड़ती है। मान लीजिए कि ए बी को दाव से मार दिया, खून गिरेगा, कपड़ा पे गिरेगा, जमीनी पे गिरेगा, दाव में भी लगेगा। तो अब ये हमको प्रूव करना है कि ये जो दाव में खून है जिसको मारा गया था उसी का है। तो इसको प्रूफ करने के लिए पहले क्या होता था कि पुलिस क्या करती थी कि जमीन से मिट्टी खोद के निकाला या कपड़ा से खून निकाला या दाव से निकाल के फिर उसको एक डाल के भेजना पड़ता था फॉरेंसिक लैब में। वहाँ डॉक्टर जांच करेंगे कि ये खून का ग्रुप क्या है, जांच करेंगे उस तरह। लेकिन अब क्या हुआ कि फॉरेंसिक लैब जो है, मोबाइल फॉरेंसिक लैब आ गया है। अच्छा। पुलिस के पास वो जहां भी घटना होगा वो गाड़ी वहां पहुंच जाती है। और वहां जो फॉरेंसिक लैब के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, वो उनका पुलिस डिपार्टमेंट का है, वो वहां क्या करते हैं, जो ब्लड है वो कलेक्ट करते हैं और उसको अपने ही लैब में उसका जो ये जानकारी ले लेते हैं कि ग्रुप क्या है। तो इससे क्या होता है कि अब जो है मेडिकल पर निर्भरता कम हो गया। तो क्या होगा, ये जो प्रमाण है कोर्ट में जल्दी पहुंचेगा, कोर्ट में जल्दी पहुंचेगा तो काम जल्दी होगा। तो ऐसे में अगर हम जानना चाहें तो कानून तो पहले से ही बना दिया गया था, तो अब इसे बदलाव लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए क्या है कि क्योंकि ये कानून अंग्रेजों ने बनाया था। अच्छा। तो उनका उद्देश्य क्या था, हम भारतीयों को दबा के रखना, इनको इतना दबा के रखो। सुनते हैं पहले कि गांव बस्ती में लाल टोपी आता था, लाल टोपी देख के लोग डर के घर में घुस जाते थे। आज हमारी जो पुलिस है हमारे दुश्मन नहीं है, वो हमारे मित्र हैं। बिल्कुल। तो इसलिए जब पुलिस में और जनता में मित्रता होगी तो समाज में शांति व्यवस्थित करने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। इसलिए नए कानून में बदलाव किया गया है और इस कानून में इसको डिजिटाइज किया गया है। इस कानून में जो पहले था कि भाई ये पेपर से होता था, अब क्या पेपर से कम इसमें उपयोग होगा, इसको डिजिटाइज किया जाएगा। हमको कंप्लेंट करने के लिए थाना जाने की ज़रूरत नहीं है, हम जो ईमेल से फ़ोन से कंप्लेंट कर सकते हैं। अच्छा। और हम जो कहीं पे जो घटना हुआ है उसको ऑडियो वीडियो बना के भी हम पुलिस को दे सकते हैं। ऑडियो वीडियो के माध्यम से भी पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट करेगी और एक्यूज को पकड़ लेगी। पहले क्या था, किसने मारा, क्यों मारा, कहाँ मारा, हम नहीं जानते, हमने नहीं देखा, पीछे से देखा, आगे से देखा, ये व्यवस्था था। अब यदि मान लीजिए कोई घटना होगी, आज देखते हैं आप तो देखते हैं आजकल टीवी में कि कोई आदमी किसी को मार के चला जाता है और सीसीटीवी ऑडियो वीडियो बन के पुलिस को भेजता है, पुलिस उससे पकड़ लेती है। तो कितना आसानी से एक्यूज पकड़ा जाता है। ये डिसाइड नहीं होता तो पता ही नहीं चलता कि कौन किसको मारा। जी। तो अभी जो है समय के साथ बदलाव हुआ है और इसको डिजिटाइज किया गया है, जिससे न्याय में शीघ्रता होगी। बिल्कुल। और पारदर्शिता आएगी। जी। तो सरकार की तरफ से क्या सारी तैयारियां कर ली गई है इस कानून को लागू किए जाने के लिए? सरकार, आप देख रहे हैं टीवी और रेडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिलती होगी कि पुलिस डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर और उसके बाद हमारे DLSA, SLSA जो हैं, वो सब जो है ये जागरण का काम कर रहे हैं। अच्छा। लोगों को जागृत कर रहे हैं कि 1 जुलाई से आने वाला कानून नया कानून है, इस कानून में ये बदलाव किया गया है, और इसके माध्यम से समाज में शांति स्थापित होगा, आप लोग सहयोग करें। ये बहुत उनका जागरण चल रहा है, जो अवेयरनेस चल रहा है। तो जनता जब अवेयर होगी कि भाई हम जो कंप्लेन है उसको हम इस माध्यम से कर सकते। अब थाना में गए, आप थाना जाएंगे तो वहाँ कोई SHO नहीं है, ये नहीं है, आप वहाँ बैठेंगे, होता है ऐसा। देखिए ऑफिस है ना, तो हो सकता है कि आप गए तो वहाँ कोई नहीं है, तो फिर क्या करेंगे। तो अब ऐसा हो गया कि आप वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। जो आपका ईमेल है, अपना फ़ोन है, ऑडियो वीडियो, इसके माध्यम से अभी पुलिस ने बहुत ऐप निकाला है, आप देखे होंगे। जी। पुलिस ने 3-4 ऐप निकाल दिया। अब आपको उस ऐप में जाइए, हम भी उसका यूज करते हैं। अच्छा। कंप्लेंट करने के लिए, आप कोई भी कंप्लेन है, किसी भी तरह कंप्लेन हम यूज करते हैं। जी। बहुत लोग यूज करते हैं। जो पोर्टल है, हमने देखा है कि अभी तक पोर्टल में ये एक हम जो शायद इस साल में लगता है हमको 830 या 832 जो है 1232 बार हम देखे हैं, 1232 करीब कंप्लेंट पोर्टल में आया है। अच्छा। वो कभी किसी ने कलकत्ता से किया, किसी ने आसाम से किया, कोई टूरिस्ट यहाँ आया था, किसी होटल में रुका,
उसमें उसका सामान बच गया या किसी ने ज्यादा पैसा ले लिया कि वो उसको कंप्लेन किया है होटल में, वो यहाँ से लौट गया कलकत्ता, तब यार वहाँ तो पैसा ज्यादा ले लिया, तो वहां से कंप्लेन कर दिया, कंप्लेन कर दिया तो रिस्पॉन्स भी लिया गया, उसको पैसा भी वापस हुआ। अच्छा, यहाँ एक बात और जानना चाहूंगी मिथिलेश जी कि जैसे कि आपने बताया कि अधिवक्ताओं को इसकी जानकारी होना काफी जरूरी है, तो आपके हिसाब से जो कानून विशेषज्ञ हैं उनको जानकारी होना कितना जरूरी है? हाँ बिल्कुल, देखिए जब कानून यदि अधिवक्ताओं को जानकारी नहीं होगी तो इसका इम्प्लीमेंट नहीं होगा। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कि मेरा एटीएम है, पैसा तो बहुत है लेकिन हम पासवर्ड नहीं मालूम है, तो जब जरूरत पड़ेगा तो हम पासवर्ड यूज नहीं तो पैसा नहीं निकलेगा। इसी तरह हम कोर्ट में खड़े होंगे, मेरा क्लाइंट है, मान लीजिए मेरा क्लाइंट को पकड़ा गया, तो अभी जो कानून है कि सीजर लिस्ट जो बनता है, वो सीजर लिस्ट जैसे मान लीजिए कि मेरा एक क्लाइंट है जिसको कहा जाता है कि ये गांजा अपने झोला में लेके घर जा रहा था बस में, पुलिस ने पकड़ लिया, तो अभी जो पुलिस है वो उसको गांजा को जो पकड़ेगा सीज करेगा तो ऑडियो वीडियो बनाना पड़ेगा। अच्छा, मोबाइल में उसको बनाना पड़ेगा पूरा जो प्रोसीड्योर है सीजर लिस्ट का, कि उसमें से एक सैंपल के लिए 50 ग्राम निकालना, उसको सील करना, सील में नंबर देना, सील में जो इंडिपेंडेंट विटनेस होगा बस्ती का उसका साइन लेना, एक्यूज का भी साइन लेना, वो सब कराना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, अभी ऑडियो वीडियो हो गया है तो सीजर लिस्ट को बनाना कंपलसरी है ऑडियो वीडियो में। अच्छा, जो ग्राउंड लेवल में जो पुलिस अधिकारी होते हैं उनको जानकारी होना कितना जरूरी है? ग्राउंड लेवल में जो पुलिस अधिकारी, जिसको जनरली क्या होता है कि पुलिस अधिकारी का एक रैंक होता है, बिल्कुल, सब इंस्पेक्टर रैंक, सब इंस्पेक्टर रैंक से या उससे ऊपर ही वो काम कर सकता है। अच्छा, वो सीजर लिस्ट जो बनाता है जनरली वो एक रैंक बनाया गया है, तो रैंक के ऊपर तो रैंक वालों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है, उनको वो एपरेटस भी इक्विपमेंट भी दिया जा रहा है जो मोबाइल वगैरह है कि आप जो है इसका यूज करना है, क्योंकि कंपलसरी हो गया है। तो यदि वो नहीं करेंगे तो क्या होगा कि केस प्रूफ नहीं होगा और केस को गलत माना जाएगा। अच्छा, उसमें लिखा हुआ है शैल यूज दिस, शैल का मतलब करना ही करना। अच्छा, यदि आप नहीं करेंगे तो वो छूट जाएगा आदमी, इसलिए उसको करना है। तो इससे क्या हुआ कि इससे जनता को भी लाभ होगा, जिसके विरुद्ध किया गया है उसको एक ठंडक मिलेगा ना कि इसको पनिशमेंट हुआ, नहीं तो अरे हमको तो ऐसा कर दिया, छूट के आ गया, वो ऐट के चल रहा है, फिर समाज फिर वो दूसरा घटना हो जाता है। बिल्कुल, पुनरावृत्ति हो जाती घटना की। घटना को हमारा काम है शांत करना, पुनरावृत्ति नहीं करना। एक बार हो गया तो हो गया, तो उसके लिए उसको समुचित दंड मिले। तो क्या होता है, समुचित दंड मिलने से इसको भी सीख मिला, इसको भी सीख मिला कि नहीं हमको ऐसा किया तो उसको ये मिला, हमने ऐसा किया तो ये मिला। तो जो समाज में है एग्जाम्पल सेट होता है, तभी तो भाई देखिए वो ऐसा किया था उसको ये नुकसान हुआ, तभी तो जो समझदार लोग हैं वो ठोकर लगता है तो बुद्धि बढ़ती है, तो फिर रिपीट नहीं करेंगे। यही तो कानून का सही इस्तेमाल होगा। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जनता को भी जागरूक होना जरूरी है। बिल्कुल, देखिए जनता तो इसमें मेन पिलर है, जनता को जागरूक होना तो बहुत ही अति आवश्यक है, क्योंकि जनता को शिकायत रहती है कि मेरे साथ पुलिस भी ज्यादती करती है, वो अपोजिट पार्टी से मिलके मेरे केस को कमजोर कर देता है। जनता को शिकायत रहता है, पुलिस से रहता है, जनता को शिकायत कोर्ट से भी रहता है, जज से भी रहता है कि देखिए इतना दिन हो गया अभी तक फैसला नहीं हुआ। तो ये तो आम जनता की शिकायत है, इसको तो हम भी महसूस करते हैं, आप भी महसूस करते होंगे। तो इसीलिए जो हमारे सरकार हैं, वर्तमान सरकार मोदी जी, उन्होंने प्रयास किया है कि अब जो है न्याय उसमें देरी न हो। अच्छा, और लगे कि न्याय हो रहा है। कहते हैं कि न्याय होना ही नहीं दिखना भी चाहिए। तो यहाँ मेरा सवाल ये रहेगा कि जनता को कैसे जानकारी मिल सकती है, कहाँ से जाकर जनता जो है इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? देखिए अभी अब तो गूगल अंकल आ गए हैं जी, तो अब जनता को तो यहाँ वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है, गूगल अंकल को कंसल्ट करेंगे तो सब बात मालूम हो जाएगा। ये तो जो पूरा है ये वो
जो नया कानून है वो अपलोड किया गया है। अच्छा। उसमें अपलोड है, हम लोग भी उसका यूज करते हैं जी। कोर्ट में। अभी पुराना कानून का भी हम लोग यूज करते हैं। अच्छा। अब हम लोग मोटा मोटा बुक लेके नहीं आते हैं। अच्छा। कुछ होने से पहले बुक ले आते थे, जज को दिखाना है, साहब को दिखाने के, देखिए सर ये लॉ है। लेकिन अब नहीं, अब तो ऐसे से मारते हैं, आईपीसी आ जाता है। अच्छा व्हाट इज दिस सेक्शन, दिस सेक्शन, अच्छा दिखाते। तो अब तो गूगल अंकल आ गए हैं। अब जनता, जिस तरह जनता मनोरंजन करती है बहुत, उस तरह ही जनता है थोड़ा सा टाइम इसमें भी दे तो उसको जानकारी मिलेगी और उसके जीवन में जो है एक जो कठिनाइयां हैं वो कम होगी जी। तो निश्चित रूप से जानकारी होना चाहिए कि कानून क्या है, इसमें हमारा क्या अधिकार है, तभी तो हम लड़ेंगे। नहीं तो दूसरा जो है हमको बुद्धू बना के अपना जो है उल्लू सीधा करता है। जी मिथिलेश जी, ऐसे देखा गया है ना कि हमारे द्वीप समूह में आजकल व्हीकल एक्सीडेंट का केस काफ़ी बढ़ गया है और ऐसे में इसकी जो है सज़ा ये भी काफ़ी कड़ी कर दी गई है। इसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइए। आपने ठीक कहा कि द्वीप समूह में जो व्हीकल एक्सीडेंट है बहुत बढ़ गया जी। क्योंकि यहाँ में कारण क्या है कि रोड जो है स्लोपिंग है, स्टीप टाइप का है, कहीं कहीं स्लोप है, कहीं है। तो वहाँ में स्लोप में क्या होता है, गाड़ी स्पीड हो जाता है, बहुत सारा बात होता है, गाड़ी की संख्या बढ़ गई है। रोड जो है वो नैरो है। अभी जो वर्तमान में हमारा पॉपुलेशन है उसके हिसाब से जो यहाँ का रोड है वो बहुत छोटा है। और फिर पोर्ट ब्लेयर में एक ही मेन रोड है, गाराचरमा टू हेडो, और कोई रोड, यदि हेडो से गाराचरमा जाना है तो इसी रोड से जाना है। अब नया गांव जाना है इसी रोड से जाना है। तो यहाँ में है कि बाईपास रोड होने की ज़रूरत है ताकि जो रोड पर जो आज दबाव है, जो ट्रैफिक का दबाव है, यातायात का दबाव कम हो और वहाँ दुर्घटनाएं कम हो। दूसरा बात है कि जो दुर्घटना कर देते हैं जी, उसको सजा नहीं के बराबर है। अच्छा। आज की अभी जो वर्तमान में सजा है वो कुछ नहीं है, 2 साल का सजा है और वो ये नॉन बेलेबल है। यानी यदि मेरे गाड़ी से 5 आदमी मर गया तो हमको कुछ नहीं होगा, हमको बेल मिल जाएगा। मेरे पिताजी, मेरे भाई आएंगे, वहाँ एक फॉर्म में दस्तखत करेंगे और बेल मिल के हम घर जाएंगे। वो 5 आदमी तो मर गया और उसके लिए हमको सजा होगा तो मैक्सिमम 2 साल का। अच्छा। और यदि इसमें भी यदि एक कानूनी पचड़ा हुआ कि ये गलती उसकी थी, गलती इसका था, वो कहाँ में था, किस रोड में था, कैसे था, दाएं था, बाएं था, ये चूंकि क्या होता है कि ड्राइवर का यदि ये नेग्लिजेंस है तभी सजा मिलेगा। नेग्लिजेंस नहीं है, मान लीजिए कि हम गाड़ी लेके जा रहे हैं, कोई मेरे सामने ही आ गया, हम ब्रेक नहीं ले सके, बाय द वे चूंकि हम जा रहे हैं सामने, आपकी गलती नहीं तो गलती हमारी नहीं है, हमारी गलती नहीं है। तो लेकिन क्या है कि 5 आदमी तो मर गए जी, तो हमको सजा नहीं होगा, और होगा भी तो नेग्लिजेंस में खत्म हो जाएगा, रेस्टफुली है कि नहीं, मेरा गाड़ी ठीक था कि नहीं, ये सब है। तो अभी क्या है, अब क्या किया गया है कि सजा को बढ़ा दिया गया। अच्छा। पहले 2 साल था, उसको 5 साल कर दिया गया और उसमें 2 भाग किया गया। एक भाग में है 5 साल, एक भाग में है 10 साल। यदि आपने एक्सीडेंट किया और यदि विक्टिम को जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है जी। उसको आप मेडिकल लेके चले गए तो आपका जो है 5 साल वाला में आएगा। अच्छा। यदि आप भाग गए तो 10 साल वाला में आएगा, और 10 साल वाला में क्या है, वो नॉन बेलेबल है, यानी 3 महीना जेल भी रहना पड़ेगा आपको। अच्छा। और 10 साल जाना भी पड़ेगा। लेकिन अभी जो ये कानून है इसको अभी स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि कुछ यहाँ जो आंदोलन हुआ था, बस वाले और ट्रक वाले लोगों ने आंदोलन किया था कि इससे तो हम लोग को बहुत परेशानी होगी। तो वो मैं कहता हूँ कि आपको परेशानी होगी, लेकिन जो मर गए उसको कितनी परेशानी होगी, इसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए। और हम समझते हैं कि यदि इस तरह, देखिए कानून क्या है, भय है, लोगों में भय व्याप्त करना, बिल्कुल, कि वो जो है अपराध नहीं करे। तो इससे यदि क्या है कि जो कम से कम जेल होता उसको, ड्राइवर को, तो उसमें भय होता, और भय होके उसका जो स्टीयरिंग है ना उस पर थोड़ा हाथ रहेगा। हम लोग भी गाड़ी चलाते हैं, यदि भय रहता है
तो भय है कि भाई हमको भी कुछ हो जाएगा। दूसरे को हो तो अलग बात है, हमको तो हम लोग बहुत आगे पीछे देख के चलते हैं, स्पीड कम करते चलते हैं। और जिसको भय ने ऐसे ही चल रहा है, पिया है कुछ है, ध्यान दे के चला जा रहा है। अब तो देखा मुंबई में देखा आपने, पुणे वाला घटना आपको मालूम है कि वो जो ये माइनर लड़का गाड़ी चला रहा था और 3 को मार दिया, देख रहे हैं। तो इसको कड़ा किया गया है, लेकिन अभी स्थगित कर दिया गया है। और हम समझते हैं कि हमको आशा है कि सरकार जो है इसका ये कॉन्ग्नियंस लेगी और इस कानून को लागू करेगी, ताकि जो दुर्घटना है उसमें कमी आए। तो आपने बताया व्हीकल ड्राइवर के बारे में, उन्हें तो जानकारी हो गई। अब हम जानना चाहेंगे कि जो लोग पैदल चलते हैं उनको किन किन बातों की जानकारी होना चाहिए। तो देखिए, जो पैदल चलते हैं उनको सबसे पहले फुटपाथ बनाने के लिए, अच्छा, सड़क के किनारे, देखिए सड़क पे तो नहीं चलेंगे आप, सड़क मनुष्य आदमी पैदल चलने के लिए बनाया गया, उस पर तो व्हीकल चलने के बनाया गया। यदि आप सड़क पे चलते हैं तो ये गलत है। तो हमको प्रयास करना चाहिए, जो हमारे सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे पुलिस के पदाधिकारी हैं, हमारे ये सड़क सुरक्षा समिति के पदाधिकारी हैं जो डीसी होते हैं, जी। और भी जितने हमारे ऑफिसर हैं, इन लोगों को चाहिए कि सड़क के दोनों किनारे जो फुटपाथ हो, जिस पे पैदल यात्री सुरक्षित रूप से चल सके जी, और वो दुर्घटनाओं से बच सके जी। जैसे कि आपने बताया था कि हमें हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी कार्रवाई की जाती है, तो इससे अब लोगों को क्या फायदे होने लगे हैं? हाँ, देखिए, अब क्या हुआ कि जो कोर्ट केस में है उसमें अब डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिकल जो है मेथड भी अपनाया जा रहा है। अभी हम लोग भी अभी केस कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। अच्छा, अभी हम लोग के कोर्ट में आ गया है, हाई कोर्ट में भी है, लोअर कोर्ट में भी है। मान लीजिए कि आप एज एडवोकेट मद्रास में है, आज आपका केस हो गया, तो मद्रास से ही आप वीडियो के माध्यम से कोर्ट में प्रेजेंट हो सकते हैं, अपना केस कर सकते हैं। उसी तरह जो कोई एक्यूज्ड है, जो अपराधी है, तो उसका भी कोर्ट में आना पड़ता है, प्रेजेंट होना पड़ता है। तो किसी कारण से मान लीजिए वो कोर्ट नहीं आ सकते और वो अपने बिजनेस में है या नौकरी में है और भी काम में लगे हैं, जी, तो वो काम छोड़ के आने की जरूरत नहीं है। आप वीडियो के माध्यम से जज साहब के सामने उपस्थित हो सकते हैं कि सर मैं हाजिर हूं। क्योंकि क्या है कि अपराधी के उपस्थिति में केस करने का जो है रूल है, उसके एब्सेंट में केस करना उसके साथ एक बेईमानी होगी। बिल्कुल। इसलिए हमारे न्याय सिद्धांत में है कि जो एक्यूज्ड है, जो अभियुक्त है, उसकी उपस्थिति में साक्ष्य लिया जाए। हाँ। साक्ष्य कौन क्या कह रहा है इनके बारे में, इनको उपस्थित रहना चाहिए, उनको सुनना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जब प्रोसीड्योर समाप्त होता है, अभी क्या है कि जैसे मान लीजिए मैंने कंप्लेंट किया तो एफआईआर हुआ पुलिस में, एफआईआर में हुआ तो पुलिस ने क्या किया कि एक आईओ अपॉइंट किया, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। अच्छा। वो हमारे कंप्लेन को जांचेगा कि हमने जो कहा था वो सही है कि नहीं। तो वो जांचने में वो जो सबूत किसी आदमी को, मान लीजिए किसी के बारे में मैंने कहा कि अमुक ने हमको पिटाई किया जी, तो फिर उस आदमी को पकड़ेगा, पिटाई किया कि कौन देखा नहीं देखा, ये सब सबूत। मेडिकल होगा, मान लीजिए किसी की पिटाई होगी तो उसके चोट होंगे, कटिंग होंगे और जो भी होंगे, तो डॉक्टर उसको चेक करेगा, फिर डॉक्टर रिपोर्ट देगा कि कहाँ में इसको चोट लगा था, इंजरी हुआ था, सब देगा। इंजरी का जो लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, ग्रीवस है, सिंपल है, क्या है, वो सब देगा। तो ये सब दे के वो एक चार्जशीट फाइल करता है। चार्जशीट में फाइल करेगा, उसमें गवाहों के नाम रहेगा, किस जगह पर घटना हुआ। मेडिकल में गए तो वहां से इंजरी रिपोर्ट आया, वो उसमें इंजरी रिपोर्ट रहेगा कि कितना इंजरी हुआ,
कितना दवा दिया गया, सब ब्यौरा रहेगा। पहले तो सीजीएम के पास जाता है, सीजीएम के पास जाएगा तो वो देखेगा कि हाँ भाई ये जो है सही बात है, पुलिस ने जो दिया है कि रमेश के कंप्लेंट के आधार पर सुरेश को पकड़ा गया है और सुरेश के विरुद्ध में 4 आदमी ने गवाही भी दिया कि हाँ मैंने देखा है इनको पीटते हुए, डॉक्टर का भी रिपोर्ट है जी, रिपोर्ट है। तो ये सब जब जज देखेंगे, सीजीएम साहब देखेंगे, तो सीजीएम साहब देख के इसका कॉग्निजेंस लेंगे कि हाँ, वो अपने रजिस्टर में मेंशन कर देंगे कि यस ये घटना हुआ है। तो फिर क्या होगा कि उनको बुलाया जाएगा, जिसके अगेंस्ट में चार्जशीट दाखिल हुआ उनको बुलाया जाएगा, उनको एक्यूज्ड बताया जाएगा, अपराधी हैं आप। तो फिर क्या होगा, फिर जो पुलिस जिसको गवाही बनाया था, डॉक्टर जो उसका इलाज किया था, इंजरी रिपोर्ट बनाया था, सबको बुलाया जाएगा कोर्ट में। अच्छा, तो कोर्ट में आके तब क्या होगा कि उस समय बोलेंगे तो वो जो कंप्लेनेंट है, जो सूचना दिया था, जो एफआईआर लॉन्च किया था, उसको भी रहना है, वो भी सुनना है कि कौन क्या कह रहा है। फिर क्या होगा कि जब ये खत्म हो जाएगा तब एक क्या होता है कि 313 होता है, स्टेटमेंट ऑफ द एक्यूज्ड। अब एक्यूज से पूछा जाएगा कि आपने जो ये 4 एविडेंस आए थे, विटनेस, उसको सुना, उन्होंने क्या क्या कहा, पुलिस ने क्या क्या कहा, डॉक्टर ने क्या क्या कहा, सबको सुना आपने, अब आपको क्या कहना है। जी जी। तो अब उनको भी एक जो है चांस मिलता है कि आपके विरुद्ध जो साक्ष्य हुए हैं, इस साक्ष्य के बारे में आपको कोई ऑब्जेक्शन है, तो यदि उनको ऑब्जेक्शन होगा, अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका दिया जाएगा, तो वो ऑब्जेक्शन करेंगे कि ये ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था। फिर उनको कहा जाएगा कि आपको भी गवाही देना है, तो उनको भी चांस दिया जाएगा कि आपने जो ऑब्जेक्शन किया इसको सपोर्ट करने के लिए आप यदि ला सकते हैं आदमियों को, साक्ष्य को, तो लाइए। तो उनको भी साक्ष्य लाना है, तो उसको हम लोग जो है ये प्रोसिक्यूशन विटनेस कहते हैं। एक डिफेंस होता है, डिफेंस में जो पुलिस लेके आई, और प्रोसिक्यूशन विटनेस जो एक्यूज्ड है वो लेके आया। फिर क्या होगा, ये दोनों साक्ष्य को देखने के बाद आर्गुमेंट होगा। अच्छा, अब हम आर्गुमेंट करेंगे, तो आर्गुमेंट में क्या होता है, उसमें आर्गुमेंट में एविडेंस एक्ट आ जाता है, उसका सहारा लिया जाता है, क्योंकि पुलिस ने जो एविडेंस लाया, हमने जो लाया, उसको अब जांच होता है कि वो कानून के हिसाब से है कि नहीं। जैसे यदि किसी ने कहा कि हमको रमेश ने कहा कि सुरेश को मारा, आप तो देखा ही नहीं, जी जी, आपको रमेश ने कहा, तो ये तो साक्ष्य नहीं हो सकता, इसको हियर से बोलते हैं, तो ये एडमिसिबल नहीं है। तो जो आदमी बोला होगा कि हाँ जी बोलिए आपने देखा था, हमको रमेश ने बताया था, तो वो एविडेंस काम नहीं आएगा। अच्छा, तो ये एविडेंस एक्ट से इसको हम लोग जांचते हैं। तो यदि एडमिसिबल और इनएडमिसिबल, तो जो इनएडमिसिबल है वो हट जाएगा। अब तब जज साहब एडमिसिबल को देखेंगे, स्क्रूटनाइज करेंगे कि इसके हिसाब से कोई बनता है कि नहीं। बिल्कुल, अब किसी के साथ कोई अन्याय भी नहीं होगा और जो दोषी होगा वो सजा का हकदार होगा। तो मिथिलेश जी, चलते चलते इस कार्यक्रम के माध्यम से 1 जुलाई से जो कानून में बदलाव किए गए हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि आप लोग नए कानून के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि अंडमान निकोबार का जो शिक्षा का स्तर है बहुत ऊंचा है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अब आप जो है गूगल अंकल के माध्यम से अपने को अप टू डेट रखिए, और समाज में और आपके आसपास में जो गलत काम हो रहे हैं, जिससे समाज को हानि हो रही है, आपको हानि हो रही है, आपके बच्चों को हानि हो रही है, उसको हम लोग कैसे कम से कम कर सकते हैं। और ऐप के माध्यम से, चूंकि पुलिस डिपार्टमेंट ने भी 4-5 ऐप निकाले हैं और सब डिपार्टमेंट निकाला है, तो ऐप के माध्यम से आपके आसपास में जो गलत गतिविधियां हो रही हैं, जिससे समाज को नुकसान हो रहा है, उससे बचाने के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने मोबाइल का अधिक से अधिक उपयोग करें, ताकि समाज में सुख और शांति की व्यवस्था हो
और सुख और शांति स्थापित हो। एडवोकेट मिथिलेश कुमार ठाकुर जी, आपने नए कानून के विषय में हमें इतनी सारी जानकारियां दी। हम सब की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इस कार्यक्रम में हमें निमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि आज का जो ये कार्यक्रम है वो जनसाधारण को इससे बहुत लाभ मिलेगा। और हम फिर आशा करते हैं कि आपसे फिर कभी ये कानून की बात में मुलाकात होगी। बिल्कुल। नमस्कार। तो दर्शकों, अब चाहेंगे इस कार्यक्रम से इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।